वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 12th लेक्चर है जिसमें आज हम अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी वेरी स्पेसिफिकली एक सिंगल आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 368। इस सीरीज को फॉलो करने वाले जानते हैं कि हम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की किताब है उसको 100 घंटे के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। 11 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट मेजर पार्ट होता है 51A, आर्टिकल 51A तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि लक्ष्मीकांत की यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। आर्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A जो कि आर्टिकल 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज तक होता है उसको कवर कर चुके हैं। आज ये लेक्चर नंबर 12 है जिसके अंदर हम पार्ट 20, याद रखिए हमारा जो संविधान है वो बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करता है। 1 से 4A यानी जो पहले 5 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। नाउ वी आर स्पेसिफिकली जंपिंग टू द पार्ट 20। पार्ट 20 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। आज हम आर्टिकल नंबर 368 डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 ऑफ इंडियन पॉलिटी में। आर्टिकल नंबर 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बन गया है लेकिन अगर उसमें अब इसके बाद में कोई चेंजेस करने हो तो इसके प्रोसीजर और इसके प्रोसेस को डिस्कस करता है। व्हाट इज दैट प्रोसीजर एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस, दिस विल बी डिस्कस्ड टुडे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाली आर्टिकल जो लेक्चर नंबर 13 होगा वहां पे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल 368 व्हिच इज द ऑन द एजेंडा टुडे। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन या बदलाव या फिर अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर और तरीका क्या है वो हमें एक ही आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 368। इसके अंदर जो चेंजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक हुए हैं, टोटल 104 अमेंडमेंट की जा चुकी है पिछले 70 सालों में। इट हैज बीन 70 इयर्स जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है 26 जनवरी 1950 से, एंड इट हैज हैपेंड 104 बार कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा मेजर बदलाव हुआ है कि हमें आर्टिकल 368 यूज करना पड़ा। आप लोग ये भी पढ़ेंगे, कभी कभी न्यूज पढ़ते वक्त आपको ऐसा पता होगा कि जैसे अगली बार जब कोई अमेंडमेंट होनी आएगी, अगली बार नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 105वीं जो होगी, तो आप उसमें ऐसा पढ़ोगे कि 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस प्रकार से याद रखिए कि जब भी संविधान में संशोधन करने के लिए जरूरत होती है तो वो एक ही टर्मिनोलॉजी को फॉलो करते हैं, नंबरिंग वाइज, क्रोनोलॉजी वाइज। ठीक है, तो जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो इस समय है 126th पे। 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ने 104वीं 104th अमेंडमेंट की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि बीच में जो और अप्रोक्सीमेटली जो 22 बिल थे वो इंट्रोड्यूस तो हुए थे लेकिन फिर उसको पास नहीं किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 126 जा चुके हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब तक 104 ही हुई है। जो लास्ट वाली हुई थी वो 25 जनवरी 2020 को हुई थी, उसके बाद एक भी नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि बिल और एक्ट में एक फर्क होता है। बिल जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है और जब तक वो पास नहीं हो जाएगा तब तक उसको एक्ट नहीं मानेंगे, पास होने के बाद उसको एक्ट कहा जाता है। तो पास 104 हुए हैं, इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए जो कोशिश की गई थी वो 126 बार कोशिश की गई थी, लेकिन जो 22 बार जो हुआ वो पास ही नहीं हुआ फाइनली, तो उस बिल को ड्रॉप कर दिया गया। फिर नया आया तो फिर नेक्स्ट से स्टार्ट हो गया। राइट, सो द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच यू विल रीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 104th। नाउ अगर आपको इस क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन आल्सो फाइंड मी एंड द नोटिफिकेशंस एंड द अमेंडमेंट्स एंड द पीडीएफ्स रिलेटेड टू द क्लासेस। यू कैन आल्सो फाइंड मी एनीवेयर ऑन माय सोशल मीडिया और आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 368 यानी कि पार्ट 20 नंबर का, ठीक है, एक ही पार्ट है और एक ही उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए जैसे कि हमने 4A पढ़ा था, तो 4A पार्ट जो था डिफरेंट पार्ट है क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करता है, लेकिन इसके अंदर आर्टिकल सिर्फ एक ही है 51A। अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग लेंथ एंड ब्रेथ है। अगर हम पार्ट A1 का बात करें तो उसके अंदर 1 से 4 आर्टिकल है, और उसी प्रकार से पार्ट 20 का बात करें तो उसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। इट डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट, ना स्टेट लेजिस्लेचर ना जुडिशरी, और कोई भी अमेंड नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो डिस्कसेस इट्स प्रोसीजर। ये कहता है कि पार्लियामेंट
इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन। तो ऐड कर सकता है कोई और, जो अभी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी प्रकार का बदलाव लाना हो तो वो चेंज भी लाया जा सकता है, और किसी एक्ट को या किसी प्रोविजन को परमानेंटली हटाना हो तो वो रिपील भी किया जा सकता है। तो अमेंडमेंट का मतलब 3 वर्ड्स में आता है। सबसे पहले कोई नई चीज ऐड करनी हो, दैट वुड बी कंसीडर्ड एन अमेंडमेंट। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर कोई चेंजेस करने हो, दैट वुड बी कंसीडर्ड एन अमेंडमेंट। और अगर कोई प्रोविजन है उसको डिलीट ही कर देना होता है तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एन अमेंडमेंट। 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं संशोधन के द्वारा। Parliament cannot amend these provisions which form the basic structure of the Constitution. This was ruled by the Supreme Court in केशवनंद भारती केस। पार्लियामेंट की जो आर्टिकल 368 की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, उस पर एक ही लिमिटेशन है अभी, ओनली 1 लिमिटेशन। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो एक कांस्टेंट डिबेट रहा था पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कि पार्लियामेंट क्या क्या अमेंड कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ठहराई कि आर्टिकल 368 कंप्लीट पावर देता है कि सब कुछ अमेंड कर सकते हो। कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया कि फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी अमेंड, उनको पार्लियामेंट बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकता। फाइनली जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो 1973 में तैयार हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण केस, जिसको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे नंबर 13 में, केशवनंद भारती केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है सब कुछ अमेंड करने की पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो सुप्रीम कोर्ट अपने मोर और लेस अलग अलग जजमेंट्स में बताता रहता है, वो इंक्रीज भी होता रहता है, उसको चाहे तो बदला भी जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली फुली डिफाइंड नहीं है। केस टू केस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट बताता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है और क्या नहीं होता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 प्रकार की अमेंडमेंट थी, ठीक है। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो 3 प्रकार की अमेंडमेंट है। एक अमेंडमेंट जैसे कि हम आर्टिकल नंबर 4 में बात करें या 169 और भी कई जगहों पर है, जो कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी कहने का मतलब है कि जितने लोग आए हैं उसके 50% प्लस 1, मतलब कि अगर 200 लोग हैं तो 101 ने अगर वोट कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल नंबर 4 के अंदर कुछ स्टेट्स से संबंधित, अभी डिस्कस करेंगे उन सबको, जो कि अमेंडमेंट करता है। आर्टिकल 368 इसके अलावा 2 और अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बारे में बात करता है। जैसे कि एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। आर्टिकल 4 कहता है द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2 रिलेटिंग टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड आर्टिकल 3 इफेक्टिंग अमेंडमेंट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल और द 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल। लीगल लैंग्वेज है, इसीलिए ये सारे के सारे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि कुछ छूट ना जाए। Shall not be deemed to be amendments of constitution. For example, the State Reorganization Act, which brought about the reorganization of state, was passed as an ordinary piece of legislation. कहने का मतलब है कि हमारे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन नई स्टेट्स को ऐड कर सकता है, स्टेट्स का नाम बदल सकता है। तो जब ये नाम बदले जाते हैं स्टेट्स के, एस्टेब्लिशमेंट करते हैं या और कोई नए को एडमिट किया जाता है, दूसरी बाहर से किसी स्टेट को एडमिट किया जाता है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो जो अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है। इट वुड बी कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल जब आएगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब पास होगा तो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, जो नॉर्मल लॉ का प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से पास हो जाएगा। उसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, उसमें सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जितने भी लोग आए हैं उसके 50% प्लस 1 अगर लोग वोट कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाता है। द सेकेंड कैटेगरी, दूसरी जो अमेंडमेंट है, दैट कैन बी अफेक्टेड बाय पार्लियामेंट बाय ए प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल मेजॉरिटी। एंड द थर्ड कैटेगरी विच इंक्लूड्स स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जो लास्ट की 2 लेजिस्लेचर, जो लास्ट के 2 प्रकार के प्रोसेस हैं, वो आर्टिकल नंबर 368 में दिए गए हैं। कहने का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के टोटल तरीके हैं 3, ठीक है, 1, 2 और 3।
आर्टिकल 368 सिर्फ दो स्पेशल केसेस को डिस्कस करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल और भी आर्टिकल 368 के बाहर वाला एक प्रोसेस है जिससे अमेंड किया जा सकता है, जिसको सिंपल मेजॉरिटी का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें अलग अलग आर्टिकल आते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि जो आर्टिकल पार्ट 1 के अंदर जिस प्रकार की अमेंडमेंट दी गई है, किसी नए स्टेट को ऐड करना है, स्टेट का नाम बदलना है, एरिया बदलना है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बदला जाता है, परंतु उसमें सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, उसमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल 368 सिर्फ दो प्रकार की अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करता है। सबसे पहले वाली स्पेशल मेजॉरिटी की, और तीसरे वाली स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो स्टेट्स की विधानसभा है उनको भी बेसिकली रेटिफाई करना पड़ता है, जो कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया हो। इसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आर्टिकल 368 ये बात कहता है, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप बेयर एक्ट उठा लेंगे तो ये लिखा होगा। ठीक है, 1, 2 और 3। सबसे पहले हम सेकंड वाले पे फोकस करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पे फोकस करते हैं, इनके ऊपर फोकस कीजिए, जो आर्टिकल नंबर 368 का क्लॉज नंबर 2 जो है, इसके ऊपर। एन अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। प्रोसीजर बता रहा है ये कि कैसे होगा। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो जो बिल होगा किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। तो इन्होंने यह भी बताया कि पास करने के लिए आपको 2/3 की मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग आए हैं उनकी 2/3 की मेजॉरिटी। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु विल गिव हिज असेंट टू द बिल एंड देयर अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द बिल। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जब ये दोनों हाउसेस के द्वारा 2/3 की मेजॉरिटी से बिल को पास कर दिया जाएगा, द बिल विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। यहां पर प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसको साइन करना ही पड़ता है। इट इज हिज ऑब्लिगेशन। उसको वो रेफर नहीं कर सकता, उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना ही उसको वीटो किया जा सकता है। अब प्रोवाइडेड इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंजेस, तो जो ये 5 ऑप्शन दिए हुए आर्टिकल 368 में, जब ये 5 ऑप्शन से रिलेटेड अमेंडमेंट होती है तो जो बिल होता है उसको सीधा प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते हैं। वो बिल रेटिफिकेशन के लिए जाता है हमारी स्टेट्स की विधानसभा के पास। The amendment shall also require to be ratified by the legislature of not less than 1/2 of the state by resolution to that effect passed by those legislature before the bill। कहने का ये मतलब है कि आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241 और 279 है, अगर इनमें कोई भी अमेंडमेंट करना होगा, पार्लियामेंट बिल बना के राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास करवाएगा। उसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। अब पार्लियामेंट को वेट करना होगा, वो बिल स्टेट्स को भेजा जाएगा, और जब स्टेट्स की विधानसभा उसको पास करती है, रेटिफाई कर देती है। रेटिफिकेशन का मतलब यह है कि स्टेट की विधानसभा के अंदर उस बिल को भेजा जाएगा और वहां पे लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप इस बिल से सहमत हैं। अगर सिंपल मेजॉरिटी यानी 51%, 50% प्लस 1 अगर मान जाते हैं लोग, तो इसका मतलब कि विधानसभा ने रेटिफाई कर दिया। इस प्रकार से जितनी भी स्टेट है 50% ऑफ द स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके इस बिल को बेसिकली हमें भेजना पड़ेगा, तब जाके प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है। अच्छा, अगर 28 स्टेट है तो इसका मतलब यह है कि 14 स्टेटों को, 14 स्टेट्स को बेसिकली रेटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो बाकी 14 स्टेट्स है वो चाहे करे ना करे, बस अगर 14 स्टेट्स ने कर दिया तो बेसिकली मान लिया जाएगा कि हाँ, वो दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं। राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 मेजॉरिटी से पास किया है और आधी स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब मान लीजिए। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़े तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर के फ्रंट पेज के ऊपर ही 2 चीजें सबसे पहले रखें कि इस चैप्टर में कौन कौन सी अमेंडमेंट इंक्लूडेड है, रिलेटेड है उससे। जैसे कि अगर आप प्रीएम्बल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रीएम्बल में आज तक कौन सी अमेंडमेंट इंक्लूडेड, एक ही अमेंडमेंट है आज तक प्रीएम्बल में, एक ही बार अमेंड किया गया है, उसके अमेंडमेंट का नाम है 42nd। उसके बाद उससे कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस रिलेटेड है, राइट, वो केसेस के नाम भी बेसिकली आप चैप्टर के बाहर रख लिया कीजिए। जैसे प्रीएम्बल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस बात पर डिबेट रहा था हमारे संविधान में कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो एक
सुप्रीम कोर्ट के केस ने कह दिया कि ये पार्ट नहीं है, दूसरे ने कह दिया कि ये पार्ट है, फिर किसी ने ये बता दिया कि ये पार्ट है परंतु इससे बेसिकली किसी प्रकार की पावर या कोई लीगल एस्पेक्ट्स नहीं होंगे, ये बस मॉरल गाइडिंग लाइट है। तो जो ये 2 3 4 5 केसेस होते हैं इसको फ्रंट पेज पे लिख लिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट वाला आर्टिकल या चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप लिख लेंगे कि आर्टिकल नंबर 368 आज तक 2 बार अमेंड किया गया है। सबसे पहले 24th अमेंडमेंट के द्वारा और दूसरा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1971 और 76 में। क्या अमेंडमेंट थी, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आर्टिकल 368 की जो क्लासिफिकेशन है वो आपके सामने इस समय। आर्टिकल 365 जब 1950 में अगर आप होते और उस दिन आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 368(2) बेसिकली सिर्फ यही था, द ओरिजिनल टेक्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। यानी कि अगर हम देखें तो पहले दिन सिर्फ ये हमारे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। अमेंडमेंट का प्रोसीजर कैसे होगा ये डिस्कस किया हुआ है, बस दैट इज इट। उसके बाद 24th अमेंडमेंट ने 368(1) और 3 ऐड किया, 42nd अमेंडमेंट ने 4th और 5th ऐड किया। ठीक है, तो इसके क्लॉज नंबर 1 और 3 24th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड है और जो 4th और 5th है वो बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ध्यान से देखिए। जब गोलकनाथ केस हुआ था 1968 में तो उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 24वीं अमेंडमेंट की गई थी और उसकी वजह से 1 और 3 ऐड किया गया था। जब केशवनंद भारती केस हुआ तो इसके इफेक्ट को ओवर रूल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 4 और 5 ऐड किया गया था। लेकिन जो ये 4 और 5 आर्टिकल था, क्लॉज था आर्टिकल 368 का, इसको मिनर्वा मिल केस के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो इस समय अगर हम देखेंगे आर्टिकल 368 तो उसके अंदर 1, 2 और 3 3 क्लॉज होंगे। चौथा और जो 5वां जो क्लॉज है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है, वो वॉइड है, उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, वो उसका कोई काम नहीं है, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मिनर्वा मिल नाम का जो केस था 1980 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह ठहराया कि 4th एंड 5th एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको हटा दीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गलत हो गया। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हैं वो क्लियर होंगे। ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताता हूं सबसे पहले, क्योंकि दिस इज व्हाट आवर आइडिया इज। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन लाने का प्लान बताता है। तो कैसे कैसे प्लान आता है, सबसे पहले फर्स्ट बात यह है, कैन बी इनिशिएटेड ओनली by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, not in the state legislature। तो ये अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, बट वैसे ये कॉमन सेंस वाली बात है। पार्लियामेंट को स्टेट कैसे अमेंड कर देगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट कैसे अमेंड कर देगी? स्टेट के विधानसभा संविधान को तो अमेंड नहीं करने की उनको पावर दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी हमारे हाउस के अंदर, यानी कि चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरे वाली, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कई सारे ऐसे बिल आएंगे जब हम डिस्कस करेंगे जिनको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का साइन होता है, रिकमेंडेशन होती है कि मतलब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके ऊपर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं बनती। अगेन यहां पर भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, दे कैन डायरेक्टली आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स will require the prior recommendation of president for the introduction in any of the house। यहां पर कैटेगोरिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखिए, उसके लिए प्रेसिडेंट की कोई रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है। उसको नॉर्मली आप सीधा राज्यसभा या लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे तो मिनिस्टर कर सकता है, चाहे एक प्राइवेट बिल की तरह भी किया जा सकता है। चलिए, सो द बिल जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया, किसी भी हाउस में कर दिया, मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस, दोनों के दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी के लिए, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी लोग आए हैं उसका 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग। उस दिन कभी कभी क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम बिल पास करने जाते हैं तो कई बार प्रेजेंट और वोटिंग के जितने, जैसे सपोज करो कई बार, जैसे अब एक हम लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 543 है, बट सपोज कीजिए कि किसी दिन सारे के सारे लोग नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ 200 लोग आए थे। तो कभी कभी कुछ बिल ऐसे पास हो जाते हैं कि सिर्फ 101 लोग वोट कर चले गए, पॉजिटिविटी में कि इस बिल को पास कर दो, तो वो बिल पास मान लिया जाता है।
सिंपल मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये कभी कभी ऐसा हो सकता है, संभावना इसकी बनती है। तो अगर 543 आएंगे तो बेसिकली फिर आपको पूरे के पूरे 272 लोग चाहिएंगे सिंपल मेजॉरिटी अचीव करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ प्रेजेंट ही उस दिन 200 लोग हैं तो 101 की मेजॉरिटी, 101 लोग भी बेसिकली पास कर देंगे तो बिल पास हो जाता है। ये कह रहा है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो पहले तो स्पेशल मेजॉरिटी में टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस तो 543 का जो 2/3 है उतना होना चाहिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 की मेजॉरिटी होना भी आवश्यकता है, याद रखिए। उसके बाद ये मेजॉरिटी का जो कंफ्यूजन है इसको पहले दूर कर लेते हैं कि मेजॉरिटी क्या होती है। देखिए, एक तो सबसे पहले होता है सिंपल मेजॉरिटी, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे कि अगर 100 लोग आए हैं तो 50% + 1, इसको सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। अगर 200 लोग हैं तो बेसिकली 100 + 1, इसको सिंपल मेजॉरिटी कहा जाएगा, ठीक है, ये हो गया। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस अ मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर हाउस की जो 50% है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक, अगर हमारे राज्यसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 250 लोगों की मेजॉरिटी है, तो सबसे पहले तो 125 से ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद जितने लोग आए हैं उनके 2/3, 66.66% उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए और वोट पॉजिटिविटी में करेंगे, तभी उसको स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास माना जाएगा। ये वाली बात। इसके साथ साथ स्पेशल मेजॉरिटी एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट, जो कि अभी आने वाले समय में डिस्कस होगा, क्योंकि आर्टिकल 368 दो प्रकार की अमेंडमेंट की बात करता है, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी वाली और एक स्पेशल मेजॉरिटी और कंसेंट ऑफ द स्टेट। इसके बारे में आर्टिकल 368 नहीं बात करता है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे हिस्से बात करते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी और द कंसेंट ऑफ द स्टेट में यही है कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया गया है, प्लस स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन चाहिए, एटलीस्ट 50% स्टेट्स की भी। अच्छा, इसके अलावा एक इफेक्टिव मेजॉरिटी भी होती है, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी बिल को पास करने के लिए 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी अगर 100 लोग, राज्यसभा में सिर्फ 100 लोग आए हैं, ठीक है, तो बेसिकली 51 लोग भी बेसिकली बिल को पास कर सकते हैं, 51 भी पास करते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है कि चाहे लोग कितने भी आए हों, भाई अगर 250 लोगों का मेंबर का हाउस है तो 126 लोगों की वोट चाहिएगी। अगर उस दिन 127 लोग आए हैं तो भी 126 लोगों को प्रेजेंट मतलब वोट करना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव मेजॉरिटी है, जिनकी ओरिजिनली स्पीकिंग मेजॉरिटी जो है वो 50% अगर होगी तो 250 के मेंबर में 126 माना जाएगा, राइट? दैट इज नोन एज द इफेक्टिव मेजॉरिटी। हम बात कर रहे हैं स्पेशल मेजॉरिटी की एंड द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट। इन सब के अंदर जो आर्टिकल 368 है सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करता है, ठीक है, सिर्फ उन मेजॉरिटी के बारे में बताता है जो कि स्पेशल मेजॉरिटी हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है, राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी कर सकते हैं, जब उसको पास कर दिया जाता है दो तरीके से, स्पेशल मेजॉरिटी से, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। In case of a disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and the passage of the bill. अब कहने की यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, हमारे जो नॉर्मली ऑर्डिनरी बिल होते हैं उसमें से कुछ ऐसे बिल होते हैं, अगर दोनों हाउस पास ना कर पाए, किसी को किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, तो जॉइंट सिटिंग, इकट्ठे बैठ जाते हैं सारे के सारे, राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों एमपीज इकट्ठे बैठ जाते हैं और फिर उस बिल को पास कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर राज्यसभा ने अलग से पास नहीं किया और लोकसभा ने अलग से पास नहीं किया तो उनको साथ बिठाने का कोई भी प्रावधान नहीं है, फिर वो ड्रॉप हो जाएगा। तभी जैसा मैंने बताया कि बिल एक्ट तो 104 है, लेकिन जो बिल है वो 126वें नंबर पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि बीच में जो 22 एक्ट थे एटलीस्ट उनको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ और वो पास ही नहीं हुए वो वाले बिल। इसी प्रकार से इसी वजह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि या तो राज्यसभा ने मना कर दिया या लोकसभा ने मना कर दिया। If the bill seeks to amend the federal provision of the constitution, it must be ratified by the legislature of half of the states by a simple majority, that is majority of the members of the house present and voting. Federal procedure कौन कौन से हैं जो कि हमारे आर्टिकल में ये 5 जो ये हमने स्पेसिफिकली आर्टिकल 368 में ही चीजें मेंशन की गई हैं। इन किसी भी प्रोविजंस को अगर डिस्कशन होगा, आर्टिकल 54, 55, चैप्टर 4 ऑफ 5, चैप्टर 5, विल डिस्कस इट इन डिटेल, डोंट वरी। एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, यानी आर्टिकल 368 को भी अगर अमेंड करना पड़ता है तो पहले तो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी लोकसभा और राज्यसभा में, एंड देन at least 50% of the states will have to ratify this article also, ठीक है। चलिए,
After duly passed by the both the houses, parliament and ratified by the state legislature where necessary, the bill is presented to the president for the assent. President must, it is compulsory for him to give the assent to the bill. He can neither withhold his assent nor return the bill for the reconsideration of the parliament. After the president assent, the bill become an act. ठीक है, तो आर्टिकल 368 में अगर शॉर्ट में कहा जाए तो दो प्रकार की अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले वाली एक कि राज्यसभा या लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होगा, दोनों के दोनों उसको 2/3 की मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी जिसे कहा जाता है, उसको पास कर देंगे और वो बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। उनको साइन करना ही पड़ेगा, यानी प्रोसेस में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा ही इन्वॉल्व है। ठीक है, यही रोक सकते हैं, यही पास कर सकते हैं, बाकी और किसी का कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, ये जैसे ही हो जाएगा एक्ट बन जाएगा। एक और जो स्पेसिफिकली 368 के अंदर ही हमने 5 अलग अलग प्रावधान, उसमें 5 क्लॉजेज में मेंशन किया गया है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। जब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है तो जब राज्यसभा और लोकसभा उनको पास कर देती है तो वो बिल सीधा प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, वो बिल पहले स्टेट्स लेजिस्लेचर के पास भेजा जाता है और उसमें जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर है उनके अगर हाफ ऑफ द, यानी कि 28 स्टेट है तो 14 स्टेट्स ने भी बेसिकली अगर उसको रेटिफाई कर दिया तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। बाकी 14 का वेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो करे चाहे कभी भी ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो प्रेसिडेंट को दोबारा से कंपल्सरी उस पर साइन करने पड़ेंगे एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बिकम एन एक्ट। After Article 368 provides 2 types of amendments, that is by a special majority of parliament and also through the ratification of half the states by a simple majority. Some other articles provide for the amendment of certain provisions of the constitution by a simple majority, that is the majority of the member of each house present in voting, similar to the ordinary legislative. यानी कि अगर हम फिर दोबारा से एक और समराइज करें क्योंकि कंफ्यूजन ना होने पाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 प्रकार से अमेंड किया जाता है। सबसे पहला तो एक नॉर्मल अमेंडमेंट है जो कि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से अमेंड हो जाता है। ठीक है, और जो बाकी 2 प्रकार की जो अमेंडमेंट है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट दी हुई है। यानी कि आर्टिकल 368 इज नॉट द ओनली वे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है कि वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का बड़ा अच्छा सा बैलेंस है। ठीक है, जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिजिड है, उसको बदलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? दोनों हाउसेज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी बदलाव होता है, पहले तो उनके जो दोनों हाउसेज हैं, उनके जो राज्यसभा और लोकसभा है, 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से उसको पास करते हैं एंड उसके बाद जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ता है 2/3 मेजॉरिटी से। यानी कि अगर 50 स्टेट्स हैं तो 34 स्टेटों को रेटिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसीलिए उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही मुश्किल से बदलता है और उनको इसीलिए उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, उसको पार्लियामेंट नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी से कभी भी किसी भी टाइम बदल सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस है। बैलेंस कैसे? कुछ प्रोविजंस तो हमने रख दिए सिंपल मेजॉरिटी से बदल दो, कोई समस्या नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से बदला जा सकता है। एंड देन देयर इज एन आर्टिकल 368 जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी, यानी उसमें जब कोई भी बदलाव आता है तो थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट प्रोसेस बना रखा है। डिफिकल्ट प्रोसेस कहने का मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी भाई, यानी कि अगर देश के अंदर 100 एमपी हैं तो कम से कम 67 एमपी, 67 एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर देश में 1000 एमपी है तो कम से कम नहीं तो 667 एमपी, 667, क्योंकि वो जो 67% की जो परसेंटेज है वो लाना, इतना बड़ा कंसेंसस लाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी मुश्किल होता है। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इवन दो स्पेशल मेजॉरिटी की वजह से होता है, अगर देखा जाए तो हमारे देश में 70 सालों में 104 अमेंडमेंट हो चुकी है। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोर और लेस फ्लेक्सिबल है, इतना भी रिजिड नहीं है। समय के साथ उसके अंदर नॉर्मल बदलाव इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, ये जो दोनों पॉइंट की अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 करता है, और जो बाकी सिंपल मेजॉरिटी वाली बात है वो बेसिकली और दूसरी जगहों पर दी गई है, वो आर्टिकल 368 में नहीं करता है। तो 104 जो अमेंडमेंट हुई है उसमें से कुछ ऐसी अमेंडमेंट है जो कि सिंपल मेजॉरिटी से हो गई होंगी, कुछ ऐसी अमेंडमेंट है जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से हुई होंगी, और कुछ ऐसी भी अमेंडमेंट है जो कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ दी स्टेट से हुई होंगी। अब जैसे 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट दी हुई है कि कौन सा सब्जेक्ट है
कौन सा टॉपिक है और उस पर कौन लॉ बना सकता है। तो 3 लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट, उसमें जो लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट दिए हैं उस पर सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट लॉ बनाता है। फिर दूसरी है स्टेट लिस्ट, उसमें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उस पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। एंड द थर्ड वन इज बेसिकली कंकरेंट है, उस पर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अब एक बार क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट थे उनको स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट में बनाना था, डालना था 5 सब्जेक्टों को। तो जब ऐसा हुआ होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी होगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद एटलीस्ट हाफ स्टेट्स को रेटिफाई भी करना पड़ा होगा, और जो कि किया गया था बेसिकली। विल डिस्कस इट, हम उसके बारे में बात करते हैं। आइए, सिंपल मेजॉरिटी से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जैसे एडमिशन करना हो, एस्टेब्लिशमेंट करना हो नए स्टेट्स का, इसको सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। नई स्टेट्स को फॉर्म करना हो, किसी का एरिया, बाउंड्री, नेम बदलना हो, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, हमारे यहाँ पर जो बेसिकली क्या नाम है राज्य सरकारें हैं, उसमें सिर्फ जनरली एक ही विधान जो सभा होती है, बेसिकली विधान परिषद नहीं होता, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेकिन कई स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, तो उसको क्रिएट करना किसी स्टेट में या उसको अबॉलिश कर देना, वो बेसिकली एक सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकता है। सेकेंड शेड्यूल, एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, सो ऑन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स के जजेस, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मेजर अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन बड़ी स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से कर दीजिए। अगेन, ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं ये सब के सब सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि बस 50% लोग हाँ बोल दें तो ये संविधान को बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट डिस्कस्ड इन आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 स्पेसिफिकली इन दोनों के बारे में बात करता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको जब आप अमेंड करेंगे तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। और याद रखिए, इसमें स्टेट्स का कंसेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फेडरलिज्म से संबंधित नहीं है। डीपीएसपी के अंदर कोई बदलाव है या फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के बीच में कोई बदलाव है, सो दिस डज नॉट इंक्लूड द इश्यू ऑफ द फेडरलिज्म। तो इसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। सिर्फ 2 लोग, सिर्फ 2 हाउसेज इन्वॉल्व होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, और वो स्पेशल मेजॉरिटी से अगर उस बिल को पास कर देते हैं वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, और बाय लॉ प्रेसिडेंट को बेसिकली उसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे, उसको एसेंट देना ही देना पड़ेगा। ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज। अच्छा, उसके बाद ये भी डाउट क्लियर कर दिया है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड है और जो थर्ड इसके बाद वाली पे पढ़ेंगे, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट है वो सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से ही किया जाएगा। The majority of the provision in constitution need to be amended by a special majority of total membership of each house and the majority of the 2/3 of the members of each house present and voting. Expression total membership means the total number of members comprising the house irrespective of fact whether there are vacancies or absentees. एक और तरीके से सिस्टम हो सकता है, जैसे कि भाई सपोज कीजिए कि हमारी जो टोटल मेंबरशिप ऑफ दी लोकसभा है वो 543 है, ठीक है। अब किसी समय हो सकता है कि 4 वैकेंसीज हो, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट ही ना हुए हो, तो ये तो 539 हो जाएगा। तो इसका मेंबरशिप पे इसके हिसाब से डेटा नहीं निकालना है, इसके हिसाब से 2/3 नहीं निकालना है, 2/3 निकाला जाएगा सिंपल, जो कि बेसिकली असाइंड है। 545 असाइंड है, अब चाहे कितनी भी वैकेंसीज हो, इसी के बेसिस पर 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी डिसाइड होगी। Strictly speaking, the special majority is required only for voting at the third reading stage of the bill, but by way of abundant caution, the requirement of the special majority has been provided. Ordinary bill पास कैसे होता है, बिल मेकिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, वी विल डिस्कस इट इन कमिंग लेक्चर्स। हावेवर अगर हम शॉर्ट में समझे तो बिल जो होता है, जब नया बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें 3 रीडिंग होती है। एक तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, जहां ज्यादा बात नहीं हुई, बस बातचीत बताई गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि ऐसे प्रकार का बिल है। सेकेंड वाला होता है जो थोड़ा ज्यादा बड़ा डिस्कशन का होता है, जिसके अंदर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है कि ये बिल से, इस क्लॉज से क्या होगा, इस प्रोविजन से क्या होगा। देयर इज अ डिटेल्ड डिस्कशन जो कि एक कमेटी के द्वारा किया जाता है। एंड थर्ड रीडिंग, यानी कि अब वो बिल एक्चुअली में पार्लियामेंट के पास है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके पास है, और अब उनसे वोटिंग मांगी जा रही है। तो यूजुअली जो ये स्पेशल मेजॉरिटी का जो क्लॉज दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ ना प्राइमा फेसी देखा जाए तो ये सिर्फ थर्ड रीडिंग पर अप्लाई होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो बिल्स होते हैं वहां पे कॉशन के लिए
एक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉरल कॉशन के लिए ये किया गया है कि तीनों के तीनों जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल होता है ना, उसमें तीनों के तीनों में हमेशा 2/3 मेजोरिटी है। यानी कि जब बिल इंट्रोड्यूस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल जब लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, तो उस समय भी वो 2/3 मेजोरिटी की हाँ करवाते हैं कि भाई अब अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्या 2/3 लोग, जरूरी नहीं है उस समय, इट इज नॉट रिटन, सिर्फ थर्ड रीडिंग के समय जरूरत है, लेकिन उस समय भी अबंडेंट कॉशन, कहीं गलती से भी कोई गलती ना हो जाए संविधान के अंदर संशोधन करते हुए, तो हर स्टेज पे 2/3 किया हुआ है। बट लीगली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, दैट स्पेशल मेजोरिटी ओनली अप्लाइज टू द फाइनल थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल। इंटरेस्टिंग बात है। बाय स्पेशल मेजोरिटी, ये तो पहले वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो सेकंड नंबर वाला हम अमेंडमेंट देख रहे हैं, याद रखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 3 प्रकार की अमेंडमेंट देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू स्टडी द 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी, ये सारी की सारी चीजें सिंपल मेजोरिटी से होती हैं। दूसरा अब हम देख रहे हैं अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से पे देखें, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, और जो फर्स्ट और थर्ड में इंक्लूडेड नहीं है वो स्पेशल मेजोरिटी से। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ, जो कि बेसिकली जिसमें कंसेंट ऑफ स्टेट की भी जरूरत है। प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर। जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स का भी स्टेक है, इसीलिए जब उस ऐसी किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करना होता है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत स्पेशल मेजोरिटी तो जरूरत पड़ेगी, साथ में स्टेट्स का भी कंसेंट लेना जरूरी होता है, विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, जब स्टेट रेटिफाई करती है तो स्टेट को 2/3 मेजोरिटी से नहीं करना पड़ता, स्टेट बेसिकली उसको हाफ वन मतलब नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। अगेन इन रिलेटिव टू द यूएस वन, यूएस में जब लोकसभा उनकी जो उनका जो सेनेट है या उनकी जो राज्यसभा है, उनका जो कांग्रेस है, जब वो जो बिल को पास करेंगे वो 2/3 से करेंगे। उसके बाद जितने भी स्टेट हैं 2/3 स्टेट करेंगे। हमारे यहाँ पे 50% स्टेट कर रहे हैं, और जो स्टेट हैं वो भी 2/3 मेजोरिटी से करेंगे, हमारे यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से कर रहे हैं। यानी उनका बहुत ही ज्यादा रिजिड है, तभी तो होते नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 250 साल के अंदर 16 अमेंडमेंट हुए हैं। If one or some or all of the remaining states take no action on the bill, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। The moment half of the state give their consent, the formality is completed. There is no time limit within which the state should give their consent to the bill. टाइम लिमिट भी नहीं है, श्रद्धानुसार देते हैं, देते नहीं है। अब ये द फॉलोइंग प्रोविजंस, ये जो 8 प्रोविजंस हैं, ये वो वाले हैं जिसमें स्पेशल प्रोविजन प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर स्टेट्स की भी से है, इसीलिए इससे फेडरलिज्म में फर्क पड़ता है, हेंस इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें स्टेट का कंसेंट चाहिए, अगर इसमें कुछ बदलाव लाओगे तो आज तक नहीं किया गया है। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, अगर यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिफरेंशिएशन में कुछ बदलाव आता है तो इससे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव आया है, हेंस द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अब जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट की पावर में कोई चेंज आएगा, हाई कोर्ट की पावर में कोई चेंज आएगा, दिस विल अफेक्ट द स्टेट ऑल्सो। इसमें भी यही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, अगेन दिस इज रिलेटेड टू द शेड्यूल नंबर 7, क्योंकि शेड्यूल नंबर 7 के अंदर 3 लिस्ट दी गई है जो कि हमारी स्टेट की और जो सेंटर है इन दोनों की लेजिस्लेटिव, यूनियन जो है इन दोनों की लेजिस्लेटिव पावर्स को डिफाइन करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल से संबंधित कोई इशू आता है, any of the list in the 7th schedule, representation of the states in the parliament, and more importantly article 368 itself। तो ये एक बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि आर्टिकल 368 को अगर अमेंड किया जाए तो किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा? थर्ड टाइप का, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी भी लगेगी और 50% कंसेंट ऑफ द स्टेट्स भी लगेगा, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है, आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, ये आप आसानी से सोच सकते हैं कि हाँ इसमें तो दोनों स्टेट और सेंटर इन्वॉल्व है, फेडरलिज्म का इशू है। सुप्रीम कोर्ट यू कैन से इंटीग्रेटेड जुडिशरी है तो फेडरलिज्म का इन्वॉल्व है। लेजिस्लेटिव पावर, यस, शेड्यूल 7, यहां पर सोचना आसान है कॉमन सेंस का, पर आर्टिकल 368 में फेडरलिज्म में क्या असर है? बट नहीं, आर्टिकल 368 क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन को डिस्कस करता है, उसमें कोई भी बदलाव आता है स्वयं आर्टिकल 368 के अंदर, द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो नेसेसरी। याद रखिएगा इस बात को। एक ट्रिविया की इंफॉर्मेशन बता देता हूं, बाकी इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 है उसमें कोई समझने की ज्यादा बात नहीं है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वॉइड कर दिया था। पहली बार कब किया गया था? वो गोलकनाथ केस के अंदर किया गया था। An amendment was struck down on the basis that it violated Article 13। पहली बार ऐसा हुआ
कि आर्टिकल 13 को वायलेट, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय द फंडामेंटल राइट। टर्म लॉ इन दिस आर्टिकल वाज इंटरप्रेटेड इंक्लूडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाय इनेक्टिंग द 24th अमेंडमेंट, जिन्होंने कहा कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बाद में मना भी कर दिया गया था। तो इसका मतलब कि पहली बार गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ये कह के कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। उसके बाद करंट लिमिटेशन, अब जो हमारा आर्टिकल 368 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सारी पावर चेंज की हुई है, इसके अंदर जो करंट लिमिटेशंस है वो केशवनंद भारती केस, जो कि बेसिकली 24 अप्रैल 1973 को बेसिकली ये फाइनल जजमेंट आई थी। एंड दिस जजमेंट गेव अ वेरी नॉवेल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट पावर। इससे पहले डिबेट चल रहा था कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट की पावर्स है वो कितनी है, हाउ मच द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो कंप्लीटली अमेंड कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है। इस प्रकार के जो डिबेट था उसका जो फाइनल सेटलमेंट हुई है वो 24 अप्रैल 1973 को हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट सेज कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की एक नॉवेल्टी, एक इनोवेशन करती है सुप्रीम कोर्ट। वो कहती है कि पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर हिस्से को अमेंड करने की, उसके अंदर संशोधन करने की, एक्सेप्ट कि वो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ना बदले, उसकी जो मूल, उसका जो स्ट्रक्चर है अंदर से, जो कि फाउंडिंग फादर्स ने इमेजिन किया था, उसको ना बदले। नाउ दिस आल्सो इंपॉर्टेंट कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो केस टू केस बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और अगर उस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, द सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलर केस के बेसिस पर डिस्कस करती है कि वेदर इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर वो कोई बेसिक, अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 उसको अमेंड नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है तो बेसिकली उसको हम अमेंड कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में हम लेक्चर नंबर 13 में पढ़ेंगे, जिसमें हम सब कुछ बताएंगे कि बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 से लेके अब 2021 तक क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। वी विल डिस्कस इट ऑल इन डिटेल। बेसिक स्ट्रक्चर, सर्टेन फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट इवन बी ऑल्टर्ड बाय द अमेंडमेंट। इवन दो आर्टिकल 368 पूरा प्रोसेस बता रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, लेकिन कुछ बेसिक फीचर है उसको वो उस आर्टिकल 368 के द्वारा भी आप, चाहे स्पेशल मेजॉरिटी हो, चाहे सारी स्टेट्स ने कंसेंट दे दिया हो, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। दिस इज अ वेरी ट्रिमेंडसली ब्रिलियंट इनोवेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। देयर शैल बी नो लिमिटेशन वट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो क्या होता है, ये वाली बात जब हुई थी 1973 में हुई थी, एंड उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी विच वाज काइंड ऑफ हैड सम टोटलिटेरियन प्रोक्लिविटी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 368 के अंदर ऐड कर दिया। जैसे अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 368 में 4 और जो 5 जो क्लॉज है उनको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान दिया गया। तो 4 और 5 में इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये लिख दिया था क्या, देयर शैल बी नो लिमिटेशन वट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड। तो उन्होंने ये बता दिया कि पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर्स हैं वो अनलिमिटेड है। आफ्टर द केशवनंद भारती केस उन्होंने ऐसा बदलने की, क्योंकि अब देखो केशवनंद भारती केस में क्या हो गया कि अमेंडमेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी जो एक्चुअल डिसीजन लिमिट हो गई वो सुप्रीम कोर्ट के पास चलेगी, जुडिशरी के पास चलेगी ना। पार्लियामेंट जो जनरली पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं, दे वुड नॉट लाइक दैट। उनके हिसाब से तो पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की उनके पास होनी चाहिए। सो इस चीज को बदलाव करने के लिए उन्होंने 42nd अमेंडमेंट लाई। 42nd अमेंडमेंट में 368 के अंदर बदलाव लाया गया। 368 में क्लॉज नंबर 4 और 5 ऐड किया गया। उसमें लिख दिया गया कि पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर है वो अनलिमिटेड है और कोई भी चीज को पावर कर सकते हैं। बट देन इन द मिनर्वा मिल केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो दोनों क्लॉज हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने गलत तरीके से ऐड किया है, इन दोनों को हटा दीजिए, वो फिर दोबारा से वॉइड हो गए। तो प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम समराइज करके कहें, आर्टिकल 368 एक प्रोसीजर बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार से अमेंड हो सकता है, एक सिंपल मेजॉरिटी से, एक स्पेशल मेजॉरिटी से और एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट के कंसेंट से। आर्टिकल 368 सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करता है जब स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी में स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। सिंपल मेजॉरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं मानी जाती है, उसके लिए दूसरे आर्टिकल्स बनाए गए हैं। तो टोटल 3 अमेंडमेंट हो गई।
अच्छा, आर्टिकल 368 से क्या क्या अमेंड किया जा सकता है, ये डिफाइन होता है हमारे केशवनंद भारती केस से। केशवनंद भारती केस कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जाएगा, बाकी आप संविधान की सारी चीजों को, फंडामेंटल राइट्स को, प्रीएम्बल को, डीपीएसपी को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, सबको बदल सकते हैं। नया कुछ ऐड करना हो तो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट इज द फाइनल लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ। यहां पर इतना ही सरल है। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम एक्चुअली में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है, क्योंकि ये शब्द कई बार आपके सामने आया है, इसके बारे में बात करेंगे। कहने का सिंपल सा सरल सा अर्थ है, एक नॉवेल्टी है, एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था ऐसा कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर का, बट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की वजह से एक नॉवेल्टी, इनोवेशन आई है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो काम है वो होता है जुडिशरी का। सुप्रीम कोर्ट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन है, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी इंटरप्रिटेशन के तहत एक नॉवेल्टी का डॉक्ट्रिन आया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, विच वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप मेरे साथ बने रहिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है। इफ यू लाइक दिस क्लास तो आप इस यूट्यूब वीडियो के नीचे भी बता सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन द सोशल मीडिया। आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 13 डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर doctrine of the Indian Constitution given in the Keshavanand Bharati case in the 24th of April 1973. Have a nice day.